ठीक है, तो इस नए ज्ञान अध्ययन में सीधे प्रवेश करते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो किसी के भी खोजी दिमाग को पूरी तरह से झकझोर के रख सकते हैं। और आज का ये जो विश्लेषणात्मक सफर है, ये प्राचीन भारतीय ग्रंथों के उन पन्नों से होकर गुजरेगा जिन्हें मतलब अक्सर लोग सिर्फ दर्शन या अध्यात्म का हिस्सा ही मान लेते हैं। सही कहा, पर इस अध्ययन का जो मुख्य मिशन है वो कुछ और ही है। हम उपनिषदों जैसे गार्भा, छांदोग्य और प्रश्न, इसके साथ साथ हठयोग प्रदीपिका, स्वामी विवेकानंद के साहित्य और महाभारत में छिपे वैज्ञानिक और जैविक रहस्यों की परतें खोलने जा रहे हैं। असल में जब हम इन स्रोतों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एम्ब्रियोलॉजी, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी और जेनेटिक्स के ऐसे बारीक सूत्र मिलते हैं जो आज के सबसे एडवांस साइंस से सीधा संवाद करते हैं। बिल्कुल। और एक वायरल हुक जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा वो ये है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेम सेल लैब, डिकोडिंग द 101 जॉज ऑफ द महाभारता। क्या हजारों साल पहले सच में ऐसे प्रयोग हो रहे थे? ये संवाद ही इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जब इन प्राचीन दस्तावेजों का एक तटस्थ और विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाता है, तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि लोग पहले क्या मानते थे। हाँ, ये प्रकृति और मानव शरीर की कार्य प्रणाली का बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन है। आज जब हर तरफ इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, तो इन ग्रंथों को डिकोड करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये समझना जरूरी है कि हमारा जैविक विकास और हमारी चेतना किस तरह एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। ये स्रोत इस धारणा को पूरी तरह चुनौती देते हैं कि जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए सिर्फ आधुनिक लैबोरेटरीज की ही जरूरत है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगी उस बुनियादी ढांचे से जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका है, यानी शरीर और मन का विज्ञान। चांदोग्य उपनिषद में इसे जिस तरह समझाया गया है वो सच में कमाल का है। हाँ, वहाँ भोजन और पानी का जो प्रभाव बताया गया है वो बहुत ही डिटेल में है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार जब कोई इंसान भोजन ग्रहण करता है तो वो शरीर के भीतर जाकर 3 अलग-अलग हिस्सों में विभाजित हो जाता है। इसका जो सबसे स्थूल या भारी हिस्सा है वो मल बन जाता है, जो मध्यम हिस्सा है वो शरीर का मांस बनाता है, और जो सबसे सटल या सूक्ष्म हिस्सा है वही मन बनाता है। वही सबसे चौंकाने वाली बात है। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए दही को मथने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। जैसे दही को लगातार मथने पर उसका सबसे सूक्ष्म भाग मक्खन के रूप में ऊपर आ जाता है, ठीक वैसे ही भोजन का सबसे सूक्ष्म हिस्सा ऊपर उठकर हमारी चेतना और मन का निर्माण करता है। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को आज के न्यूट्रिशन साइंस और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के चश्मे से देखें, तो ये मॉडर्न गट ब्रेन कनेक्शन के सिद्धांत का एक बहुत ही प्राचीन संस्करण लगता है। आज का विज्ञान तो ये साबित कर चुका है कि आंतों में मौजूद माइक्रोबायोम और वहां से निकलने वाले रसायन सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंट्रोल करते हैं। यानी कोई इंसान क्या सोचता है, कैसा महसूस करता है, ये बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि उसने क्या खाया है। चांदोग्य उपनिषद का ये कहना कि मन भोजन से बना है, ये कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है। सही बात है। ये एक स्पष्ट जैविक सत्य की ओर इशारा करता है कि भौतिक पदार्थ कैसे एक पारलौकिक जैसी लगने वाली चीज यानी चेतना में परिवर्तित होता है। पदार्थ और विचार के बीच की ये कोई जादुई रेखा नहीं है, बल्कि एक रासायनिक प्रक्रिया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका मतलब है कि भौतिक शरीर और चेतना को अलग-अलग खानों में नहीं रखा जा सकता। पर अगर रोजमर्रा के पोषण से मन का निर्माण होता है, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब ये भौतिक शरीर पहली बार बनता है, तब ये चेतना इसमें प्रवेश कैसे करती है? और यहीं पर गर्भा उपनिषद का जिक्र आना बहुत जरूरी हो जाता है। बिना किसी आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन या एमआरआई के इस स्रोत में एम्ब्रियोलॉजी का जो महीने दर महीने का विवरण दिया गया है, वो किसी को भी हैरान कर सकता है। हाँ, मैं पढ़ रही थी कि इसमें बताया गया है कि गर्भाधान के बाद 7 दिन में वो द्रव्य एक बुलबुले का रूप लेता है, 15 दिन में एक पिंड बनता है और 1 महीने में वो कठोर होने लगता है। दूसरे महीने में सर का विकास, तीसरे में पैर, चौथे में पेट और कूल्हे और 5वें महीने में रीढ़ की हड्डी बनने का पूरा क्रम इसमें दर्ज है। और छठे महीने में नाक, कान और आंख जैसे अंग बनते हैं। इस क्रमिक विकास की सटीकता ही इसे विशेष बनाती है। ये विवरण सिर्फ बाहर से किए गए अनुमान नहीं लगते, बल्कि ये जैविक विकास के एक बहुत ही गहरे आंतरिक ज्ञान को दर्शाते हैं। लेकिन गर्भा उपनिषद सिर्फ शरीर के ढांचे तक खुद को सीमित नहीं रखता ना। ये वहां जाता है जहां आज का विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है, यानी चेतना का विकास। बिल्कुल। 7वें महीने में जीवन का संचार होता है।
और 8वें महीने में वो भ्रूण 5 प्राणों के साथ जुड़कर अपनी चेतना को प्राप्त करता है। ये वो समय है जब भौतिक ढांचा और जीवन ऊर्जा पूरी तरह से एक हो जाते हैं। और 9वें महीने का जो विवरण है वो तो इस पूरे अध्याय का एक बहुत ही गहरा दार्शनिक मोड़ है। स्रोत कहता है कि 9वें महीने में भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है और उस अवस्था में जीव को अपने पिछले जन्मों की याद आती है। वो अपने अच्छे बुरे कर्मों का विश्लेषण करता है। वो इस बात पर विचार करता है कि उसने हजारों योनियों में जन्म लेकर कितने कष्ट सहे हैं। इस गहरी समझ के साथ वो संकल्प लेता है कि जन्म लेने के बाद वो सांख्य योग या उच्च चेतना की शरण लेगा ताकि इस चक्र से मुक्त हो सके। पर जैसे ही जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है और वो संकुचित होकर बाहरी दुनिया की हवा के संपर्क में आता है, वो अपने सारे संकल्प और पिछले जन्मों की स्मृतियों को भूल जाता है। ये सोचना बहुत ही दिलचस्प है कि जन्म की प्रक्रिया को एक तरह का ट्रॉमा माना गया है जो इंसान की लौकिक स्मृति को मिटा देता है। ये ट्रॉमा वाली बात मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर बहुत अर्थ रखती है। ये बताता है कि जीवन की शुरुआत केवल एक सेल्यूलर घटना नहीं है, बल्कि ये भूलने और फिर से याद करने की एक लंबी यात्रा है। जब इंसान इस भौतिक दुनिया में आता है तो वो अपनी असली पहचान खो देता है। अब अगर हम इस बात पर गौर करें कि इस पूरे भौतिक शरीर और उस चेतना को बनाए रखने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हमें हठा योग प्रदीपिका के उन गूढ़ रहस्यों की तरफ मुड़ना होगा जो जेनेटिक्स और जीवन ऊर्जा पर बात करते हैं। हाँ जी, हठा योगा प्रदीपिका का ये खंड पूरी तरह से जीवन ऊर्जा के अर्थशास्त्र पर केंद्रित है। इसमें बिंदु यानी सीमन को मानव शरीर की सबसे मूल्यवान और शक्तिशाली ऊर्जा बताया गया है। इस स्रोत में जो आंकड़े दिए गए हैं वो सचमुच ध्यान खींचने वाले हैं। हाँ, मैं देख रही थी कि इसमें बिंदु की एक बूंद की तुलना परमाणु ऊर्जा जैसी असीम शक्ति से की गई है। तथ्य ये बताते हैं कि एक बार के एजाक्यूलेशन में लगभग 400 मिलियन यानी 40 करोड़ स्पर्मेटोजोआ बाहर निकलते हैं। और एक सूक्ष्म स्पर्म सेल के भीतर इतनी ऊर्जा होती है कि वो अपनी लंबाई से 3000 गुना अधिक दूरी तक तैर सकता है, जिसे अगर एक 6 फुट के इंसान के पैमाने पर रखकर देखा जाए तो यह ऊर्जा उस इंसान द्वारा 1.5 मील मतलब 1.5 माइल्स तक लगातार तैरने में खर्च होने वाली ऊर्जा के बराबर है। जब इतनी विशाल मात्रा में ऊर्जा शरीर से बाहर निकलती है तो उसका प्रभाव सामान्य नहीं हो सकता। इस भारी ऊर्जा व्यय का जो मेटाबॉलिक प्रभाव शरीर पर पड़ता है उसका वैज्ञानिक विश्लेषण बहुत ही सटीक है। जब शरीर से इस जीवनदायी स्राव का लगातार नुकसान होता है तो शरीर के पूरे तंत्र को इसकी भरपाई करने के लिए तुरंत काम पर लगना पड़ता है। यानी जो भोजन किया गया है उसके पाचन से लेकर रक्त में अवशोषण तक और फिर लिवर, पैनक्रियाज, हृदय और पूरी संचार प्रणाली को इस बिंदु के पुनर्निर्माण के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। इस प्रक्रिया में शरीर का बेसल बॉडी टेम्परेचर और मेटाबॉलिक रेट अचानक बढ़ जाता है। आज का जेरोंटोलॉजी, जो कि उम्र बढ़ने और बुढ़ापे का विज्ञान है, स्पष्ट रूप से ये मानता है कि शरीर के अंगों पर पड़ने वाला ये लगातार मेटाबॉलिक दबाव कोशिकाओं के जल्दी नष्ट होने और बुढ़ापे का सबसे बड़ा कारण है। इसका मतलब ये है कि हठा योगा प्रदीपिका में जो वज्ररूली मुद्रा या बिंदु को बचाने की बात कही गई है वो केवल ब्रह्मचर्य का कोई साधारण धार्मिक या नैतिक उपदेश नहीं है। ये विशुद्ध रूप से शरीर विज्ञान और ऊर्जा संरक्षण का एक टेक्निकल मैनुअल है। हाँ, ये कोशिकाओं की उम्र बढ़ाने और डीएनए के भीतर मौजूद एवोल्यूशनरी मेमोरी को बिखरने से रोकने का एक तरीका है। जब शरीर को बार बार निर्माण की उस थका देने वाली प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता तो वो बची हुई ऊर्जा मस्तिष्क और चेतना के उच्च स्तरों को जागृत करने में लग जाती है। ये एक तरह की एल्केमी है जहां नीचे की ओर बहने वाली भौतिक ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़कर चेतना की ऊर्जा में बदल दिया जाता है। पर अब यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम प्राचीन काल में जीव विज्ञान के नियमों को समझ रहे हैं तो क्या उन्होंने इन नियमों को बाईपास करने की कल्पना भी की थी? यहीं पर महाभारत के कुछ प्रसंग आते हैं जो दर्शाते हैं कि प्राचीन ऋषियों की सोच केवल प्राकृतिक नियमों तक सीमित नहीं थी। वे आधुनिक विज्ञान की तरह ही जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसी संभावनाओं पर विचार कर रहे थे। द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेम सेल लैब वाली बात अब एकदम फिटिंग लगती है। आदि पर्व में कौरवों के जन्म की जो कथा है वो पूरी तरह से एक मॉडर्न लैब एक्सपेरिमेंट जैसी लगती है। गांधारी की प्रेगनेंसी 2 साल तक चली और अंत में एक निर्जीव मांस का पिंड बाहर आया। और यहाँ ऋषि व्यास का आना एक टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने उस मांस के पिंड को फेंकने नहीं दिया, बल्कि उसको प्रोसेस किया।
उन्होंने उस एक पिंड को 101 अलग-अलग घड़ों में विभाजित किया और उन्हें विशेष जड़ी बूटियों से ट्रीट किया। ये पूरी प्रक्रिया सीधे तौर पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्टेम सेल कल्चरिंग और एक्टोजेनेसिस यानी आर्टिफिशियल वूम्स का एक परफेक्ट पैरेलल है। अगर हम उन घड़ों को मॉडर्न बायोरिएक्टर्स के रूप में देखें, जहां कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एम्ब्रियोज को ग्रो किया जाता है, तो ये समानता चौंकाने वाली है। सही कहा। एक ही सेल मास से 101 अलग एम्ब्रियोज बनाना, ये बिना एडवांस सेल डिवीजन और कल्चरिंग की नॉलेज के लिखा ही नहीं जा सकता। और ऐसी ही एक और कथा महाभारत के दूसरे खंड में मिलती है, राजा युवानाश्व की, जो मेल प्रेगनेंसी या आर्टिफिशियल गर्भ जैसा लगता है। हाँ, जहां राजा युवानाश्व ने भूलवश मंत्रों से अभिमंत्रित वो जल पी लिया जो उनकी पत्नी के लिए था, और परिणाम स्वरूप वो खुद गर्भवती हो गए। और एक पूरी सर्जरी जैसी प्रक्रिया से उनकी बाईं कोख फाड़कर एक पुत्र मंधाता का जन्म हुआ, और इस सर्जरी में राजा की मृत्यु भी नहीं हुई। बेशक इसे एक पौराणिक कथा के रूप में पढ़ा जाता है, लेकिन इसके पीछे की जो वैचारिक उड़ान है वो महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि उस समय के समाज में प्राकृतिक प्रजनन के नियमों में कृत्रिम रूप से हस्तक्षेप करने का विचार बहुत गहराई से मौजूद था। जीवन के निर्माण को एक प्रोग्राम की तरह देखना जिसे बदला जा सके। और जैविक शरीर के नियमों को मोड़ने के साथ साथ चेतना के नियमों को मोड़ने का भी एक अद्भुत उदाहरण महाभारत के 6ठे खंड में मिलता है। भृगुवंशी विपुला की कहानी, जो बिल्कुल आज के क्वांटम फिजिक्स के किसी जटिल सिद्धांत जैसी लगती है। विपुला ने अपने गुरु की अनुपस्थिति में अपनी जगह से हिले बिना केवल अपने योग बल का प्रयोग करके अपनी चेतना को अपने भौतिक शरीर से अलग किया और अपने गुरु पत्नी के शरीर में प्रवेश कर गया ताकि उनकी रक्षा कर सके। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये इस्टेब्लिश करता है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस भौतिक शरीर की मोहताज नहीं है। विपुला का अपनी चेतना को दूसरे शरीर में स्थानांतरित करना मॉडर्न साइंस के क्वांटम कॉन्शियसनेस या नॉन लोकल कॉन्शियसनेस के सिद्धांतों से बहुत मैच करता है। आज कई वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि मस्तिष्क चेतना का निर्माण नहीं करता, बल्कि वो चेतना को रिसीव करने वाला सिर्फ एक एंटेना है। अगर एंटेना बदल दिया जाए या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर दी जाए तो वो ऊर्जा किसी दूसरे स्थान पर भी सक्रिय हो सकती है। जब हम शरीर और चेतना की इस बारीक कार्यप्रणाली को समझ लेते हैं तो सवाल उठता है कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड किस नियम के तहत काम कर रहा है। इसे समझने के लिए स्वामी विवेकानंद का दर्शन एक बहुत ही तार्किक ढांचा प्रस्तुत करता है। स्वामी विवेकानंद ने एवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन के सिद्धांत पर बहुत गहराई से बात की है। मॉडर्न साइंस हमेशा एवोल्यूशन की बात करता है कि कैसे छोटी चीज विकसित होकर बड़ी बनी, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि हर एवोल्यूशन से पहले एक इन्वोल्यूशन यानी अंतर्विकास का होना अनिवार्य है। कोई भी चीज शून्य से प्रकट नहीं हो सकती। इसको समझने के लिए एक एनालॉजी लेती हूँ। जैसे आज के डिजिटल युग में एक जिप फाइल होती है। एक छोटी सी जिप फाइल के अंदर बहुत सारा डेटा, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स सूक्ष्म रूप में छिपे होते हैं। जब उस फाइल को अनजिप किया जाता है तो वो सारा डेटा फैलकर स्क्रीन पर आ जाता है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। स्वामी जी के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड भी एक विशाल जिप फाइल की तरह है। एक छोटे से बीज के अंदर पूरा का पूरा पेड़ सूक्ष्म रूप में इन्वॉल्व्ड या सिकुड़ा हुआ मौजूद रहता है। यानी सृष्टि का निर्माण कुछ नया बनाना नहीं है, बल्कि जो पहले से सूक्ष्म रूप में मौजूद है उसे स्थूल रूप में प्रकट करना है। और जब ये विस्तार अपने चरम पर पहुंच जाता है तो ये वापस सिकुड़कर उसी सूक्ष्म अवस्था में लौट जाता है जिसे संस्कृत में कल्पा कहा गया है। और ब्रह्मांड के इस बड़े चक्र का संबंध इंसान के व्यक्तिगत जीवन से कैसे है, इसे प्रश्नोपनिषद में शोधशा कला के सिद्धांत से बहुत खूबसूरती से जोड़ा गया है। महर्षि पिपलादा समझाते हैं कि मनुष्य के अंदर की 16 कलाएं जैसे प्राण, आकाश, वायु, मन, अन्न आदि, ये सब उसी एक सर्वव्यापी पुरुष से उत्पन्न होती हैं। और इसके लिए उपनिषद में जो नदियों का दृष्टांत दिया गया है वो बहुत ही प्रभावशाली है। जैसे अलग अलग दिशाओं से बहने वाली नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं और समुद्र में मिल जाने के बाद उनका अपना नाम और रूप पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई इंसान सत्य को जान लेता है तो उसकी ये सभी 16 कलाएं उसी अनंत चेतना में विलीन हो जाती हैं। ये उस इन्वोल्यूशन की प्रक्रिया का सबसे व्यक्तिगत और अंतिम चरण है।
तो इस पूरे अध्याय को एक साथ रखकर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि प्राचीन ज्ञान केवल बाहरी दुनिया का अवलोकन नहीं था। गर्भामुपनिषद का एम्ब्रियोलॉजी, हथा योगा प्रदीपिका का ऊर्जा संरक्षण, महाभारत की स्टेम सेल लैब जैसी कहानियां और विवेकानंद का इन्वोल्यूशन, ये सब एक ही महासिद्धांत के अलग-अलग हिस्से हैं। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में ये ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हमारी ऊर्जा असीमित है। अगर हम उसे बाहर की व्यर्थ दौड़ में खर्च करने के बजाय संरक्षित करें तो हम अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं। ये खुद की जिप फाइल को अनजिप करने का ब्लूप्रिंट है। एकदम सही। और इस पूरी यात्रा के बाद एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल सामने आता है। हमने देखा कि इंसान की चेतना उस ब्रह्मांडीय डेटा का ही अनजिप रूप है। लेकिन आज हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, जहां हम हर दिन बाहर से आ रहे अनगिनत डिजिटल डेटा और रील्स को अपने दिमाग में भर रहे हैं, तो क्या ऐसा करके हम अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हैं या फिर उस मूल शांत कोड को कचरे से भर रहे हैं जिसके साथ हमने जन्म लिया था? ये सोचने वाली बात है कि क्या ये बाहरी शोर हमारे उस प्राकृतिक अंतर्विकास को रोक तो नहीं रहा? और जब नदियां समुद्र में मिलकर अपना आकार खो देती हैं, तो क्या आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग कुछ नया खोज रही है, या हम बस उसी प्राचीन इन्वोल्यूशन के चक्र को फिर से खोल रहे हैं? इस सवाल का जवाब उन सभी को खोजना होगा जो खुद को और इस सृष्टि को गहराई से समझना चाहते हैं और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और प्राचीन ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डिकोड करने के लिए YouTube पर सिंप्लीफाइड अवेकनिंग एंशिएंट विजडम डिकोडेड चैनल को सब्सक्राइब करना और इस चर्चा को शेयर करना ना भूलें। ये इस गहरी और खोई हुई ज्ञान संपदा को और भी ज्ञाताओं तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के इस गहन अध्ययन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।